नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कल्पना तोमर वॉइस चैनल पर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अनाया एक मिडिल क्लास घर की, उम्र 22 साल, बेहद सादगी भरी लड़की, स्टील के टिफिन में गर्मा गर्म खाना लिए मंदिर के द्वार पर खड़ी थी। सामने वीर, उम्र 27 साल, दिखने में साधारण पर आंखों में अजीब सी चमक लिए भिखारी बैठा था। अनाया दया भाव से वीर की ओर खाना बढ़ाती है। वीर खाना लेने के बजाय अचानक अनाया का हाथ पकड़ लेता है। अनाया की धड़कन तेज हो गई थी। वीर अनाया का हाथ कसकर पकड़ते हुए उसकी आंखों में देखते हुए धीमी पर दृढ़ आवाज में, मुझे माफ कर दो, मगर तुम्हारे पिता मरने से पहले अपनी आंखों से तुम्हारी शादी होते हुए देखना चाहते हैं, तो तुम मुझसे शादी कर लो। अनाया के शरीर में बिजली सी दौड़ जाती है। उसका चेहरा शर्म और क्रोध से लाल हो जाता है। उसे विश्वास नहीं होता कि जिस पर यह दया भाव कर रही थी, उसने सबके सामने ऐसी बात कही। अनाया झटके से हाथ छुड़ाकर गुस्से में, पागल हो तुम, तुम्हें शर्म नहीं आई? मैं तुम पर दया दिखाकर रोज खाना देने आती हूँ और तुम बदतमीजी पर उतर आए हो। अनाया का गुस्सा बेकाबू हो जाता है। उसने बिना सोचे समझे एक जोरदार थप्पड़ वीर यानी कि भिखारी के गाल पर जड़ दिया था। अनाया चीखते हुए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वीर थप्पड़ खाकर भी शांत रहता है। उसके चेहरे पर चोट का निशान उभर आता है, पर आंखों में कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। अनाया गुस्से में खाना जमीन पर फेंक दिया था और रोते हुए घर की ओर भाग गई थी। ब्रजेश त्रिपाठी का घर। समय उसी दिन सुबह। अनाया गुस्से और शर्म से भरी हुई घर में दाखिल होती है। वह सीधे अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। माँ गायत्री त्रिपाठी भारी कदमों से चिंतित होकर पीछे पीछे आती हैं। गायत्री आवाज में चिंता, क्या बात है अनाया, तुम रो क्यों रही हो? अनाया रोते हुए, मम्मी, मैं उस भिखारी पर दया दिखाकर उसे रोज खाना खिलाती थी, मगर आज उसने सबके सामने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा कि मेरे बीमार पिता हैं और अपनी आंखों से मेरी शादी हुए देखना चाहते हैं, तो मैं उससे शादी कर लूं। कहते कहते उसका रोना और भी तेज हो गया था। गायत्री ने एक गहरी सांस ली। गायत्री विचार मग्न होकर, बेटी, एक तरह से उस भिखारी की बात सही भी तो है। अनाया आंखों में आंसू भरते हुए, आंखें फाड़ते हुए उन्हें देखती है। क्या आप भी यही चाहती हैं कि मैं उस भिखारी से शादी कर लूं? गायत्री तुरंत बात बदलकर, नहीं बेटा, मेरा मतलब वो कुछ और बोल पाती। तभी अनाया के पिता ब्रजेश त्रिपाठी, जो खांस रहे थे, दरवाजे पर आकर रुक गए। उनका शरीर स्टेज 4 कैंसर के कारण कमजोर हो चुका था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। ब्रजेश कमजोर आवाज में, क्या हो गया अनाया? पिता को देखकर अनाया शांत हो जाती है। अनाया शांत आवाज में, कुछ नहीं पापा, बस सड़क पर एक पागल आदमी मिल गया था। ब्रजेश अनाया की आंखों में देखते हुए, मुझे इसी बात का डर था बेटी, मैं अब ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगा। अनाया, इसलिए मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं अपनी आंखों से तुम्हें किसी सुरक्षित हाथों में सौंप दूं। अनाया भावुक होकर, पापा, आप ऐसा क्यों कहते हो? आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे और आप मेरी शादी की चिंता मत कीजिए। मैं वह अपने प्रेमी विक्की का नाम लेते लेते रुक गई थी। अनाया का मन सोचते हुए, अगर मैंने पापा को बता दिया तो पता नहीं पापा कैसा रिएक्ट करेंगे। मुझे चिंता है पापा की बिगड़ती हालत की। मैं विक्की से अपनी शादी की बात करूंगी। उसने मुझसे वादा किया है कि वो मुझसे शादी करेगा, मगर इस बारे में पापा को अभी नहीं बता सकती, मगर मम्मी को जरूर बता दूंगी। वह इस सच्चाई से अनजान थी कि विक्की बड़े घर का बिगड़ा हुआ लड़का था, जिसे रोज एक नई लड़की से खेलने की आदत थी। वह तो उसके साथ अपनी शादी के ख्वाब देख रही थी। उसे नहीं पता था कि विक्की उसे अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा रहा था। अनाया का घर
समय उसी शाम। रात के खाने के बाद अनाया अपनी माँ गायत्री को बिक्की के बारे में सब कुछ बताती है। गायत्री का चेहरा चिंता से भर जाता है। अनाया अपने प्यार की खातिर बिक्की को फ़ोन करती है। अनाया रोमांचित आवाज़ में, बिक्की, मेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, हमें जल्दी शादी करनी होगी। दूसरी ओर से कुछ देर की खामोशी रहती है। फिर बिक्की की कठोर आवाज़ आती है। बिक्की फ़ोन पर रूखेपन से, देखो अनाया, अब यह सब खत्म है। मैंने अपनी बिजनेस पार्टनर की बेटी से सगाई कर ली है। अनाया हकलाती है। क्या मतलब? बिक्की फ़ोन पर कठोर आवाज़ में, मतलब सीधा है, तुम्हारे पिता की बीमारी और तुम्हारे घर की गरीबी, मैं उस बोझ को नहीं उठा सकता। यह अंगूठी अब दूसरी उंगली में चमकेगी अनाया। बिक्की फ़ोन काट देता है। अनाया के हाथ से फ़ोन ज़मीन पर गिर जाता है। उसका प्यार, उसका सहारा, उसका सपना सब एक पल में चकनाचूर हो जाता है। उसका भ्रम टूट जाता है। अनाया का मन, यह मैंने क्या कर दिया? जिस आदमी के लिए मैंने पिता से झूठ बोला, उसने मुझे इस तरह धोखा दिया। वही पुराना शिव मंदिर जहाँ सुबह अपमान हुआ था। समय उसी दिन शाम ढलने का समय था। अनाया ने बिक्की को शिव मंदिर में बुलाया था। वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उसका प्यार, उसका सहारा उसे धोखा दे सकता है। वह बेसब्री से बिक्की का इंतजार कर रही थी। तभी एक महंगी कार आकर रुकती है और बिक्की अपनी नई आधुनिक कपड़ों वाली प्रेमिका प्रिया के साथ बाहर निकलता है। अनाया स्तंभ रह जाती है। अनाया कांपते हुए बिक्की की ओर बढ़ती है। बिक्की, यह सब क्या है? तुमने माँ से झूठ क्यों कहा? बिक्की उदासीनता से अनाया को अनदेखा करते हुए, झूठ नहीं अनाया, सच्चाई। प्रिया से मिलो, ये मेरी मंगेतर है। वह प्रिया की ओर देखता है, जो अनाया को उपहास भरी नज़रों से देखती है। अनाया, आंखों में आंसू, और मुझसे किया गया वादा। बिक्की बेपरवाही से, वादा? अनाया, तुम भोली हो। वह समय काटने का जरिया था, सिर्फ टाइम पास। तुम और तुम्हारा परिवार मेरे स्तर के नहीं हो। बिक्की ने प्रिया के सामने खुद को बड़ा दिखाने के लिए अनाया का हाथ पकड़ा। बिक्की, अनाया के हाथ से वह पुरानी सगाई की अंगूठी, जिसे बिक्की ने ही पहनाई थी, खींचते हुए, और यह इसकी जगह अब ज़्यादा कीमती अंगूठी को लेने की है। इसे रख लो, अलविदा। बिक्की ने अनाया के हाथों से अंगूठी उतार ली। अनाया के दिल जोर से धड़क गया। वो घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गई और सिसक सिसक कर रोने लगी। उसका विश्वास, उसका आत्मसम्मान सब मंदिर के पत्थरों पर बिखर गया था। तभी अनाया की माँ गायत्री का फ़ोन तेजी से बजता है। अनाया कांपते हाथों से फ़ोन उठाती है। गायत्री फ़ोन पर रोते हुए, बेटी अनाया, तेरे पापा, उनकी हालत गंभीर है, उन्हें होश नहीं आ रहा। हम उन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, तू जल्दी आ जा। अनाया के हाथों से फ़ोन छूट जाता है। उसका सिर घूमता है। उसके जीवन के दोनों सहारे एक साथ डगमगा गए थे। शिव मंदिर के द्वार। समय उसी क्षण। अनाया अभी भी ज़मीन पर बैठी रो रही थी। बिक्की और प्रिया जा चुके थे। तभी वीर भिखारी अपने गंदे कपड़ों में उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वीर गंभीर आवाज़ में, अनाया। अनाया ऊपर देखती है। वीर के कपड़े गंदे थे, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक, एक ऐसी आत्मविश्वास भरी चमक जो अमीरों वाली होती है। अनाया आंसू पोंछते हुए, अब क्या चाहिए तुम्हें? मेरी मजबूरी का मजाक उड़ाने आए हो? वीर घुटनों के बल बैठकर उसकी आंखों में देखते हुए, मैं जानता हूँ इस समय मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, लेकिन इस समय तुम्हारे पापा की आखिरी इच्छा पूरी करना बहुत ज़रूरी है। वीर, अभी सिर्फ तुम ये शादी अपने पापा की खुशी के लिए करोगी। ये सिर्फ एक समझौता होगा। मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अनाया दर्द से, मगर क्यों? तुम क्यों मदद करना चाहते हो? तुम कौन हो?
वीर का चेहरा एक पल के लिए गंभीर हो जाता है। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी छा जाती है। वीर, इस बात का जवाब अभी मेरे पास नहीं है। वह अनाया का हाथ नहीं छूता, पर उसके पास रखी उसकी टूटी चूड़ियां उठाता है। वक्त आने पर तुम्हें ज़रूर बताऊंगा, पर अभी तुम्हें हॉस्पिटल जाना है और तुम्हारे पापा को उनकी बेटी की शादी की खबर सुनानी है। अनाया उठ खड़ी होती है। विक्की के विश्वासघात और पिता की गंभीर हालत ने उसे तोड़ दिया था। अब उसके पास सोचने या सवाल करने का समय नहीं बचा था। उसे वीर की आंखों में कोई लालच नहीं दिखा, बस एक अजनबी समर्पण दिखा। अनाया आंसू पीकर दबी आवाज में, ठीक है, मैं तैयार हूँ। वीर उठ खड़ा होता है। उसके चेहरे पर अब कोई मुस्कान नहीं थी। उसने अनाया को कोई सहानुभूति नहीं दी, बस चुपचाप उसकी टूटी हुई स्कूटी की ओर इशारा किया। अनाया तेजी से स्कूटी स्टार्ट करके हॉस्पिटल की ओर निकल जाती है। वीर भिखारी के कपड़ों में दूर तक उसे जाते हुए देखता रहता है। हॉस्पिटल का आपातकालीन कक्ष। समय देर रात। डॉक्टरों ने ब्रजेश त्रिपाठी को बचा लिया था, पर उनकी हालत बहुत नाजुक थी। अनाया, माँ और वीर कमरे के बाहर खड़े थे। अनाया ने अपने पिता को झूठी खुशी देने का फैसला कर लिया था। अनाया वीर से, जल्दी जल्दी हमें यह अभी करना होगा। गायत्री की आंखों में आंसू थे, पर वह समझती थी। उसी क्षण अनाया ने वीर के हाथ से सिंदूर लेकर अपनी मांग में भरा। यह सिंदूर प्रेम का नहीं था, बल्कि मजबूरी, त्याग और एक भयानक समझौते का प्रतीक था। ब्रजेश को होश आया। अनाया सिंदूर से भरी मांग के साथ उनके पास गई। अनाया पिता का हाथ पकड़कर मुस्कान लाने की कोशिश करते हुए, पापा देखिए, मैंने शादी कर ली। ब्रजेश की आंखें भर आईं। उनके चेहरे पर सुकून की एक गहरी लहर आई। उन्होंने कमजोर आवाज में खुश रहो कहा। उनकी आंखें बंद होने लगीं। अनाया और गायत्री की आंखों में आंसू थे, पर उन्होंने अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी कर दी थी। अस्पताल से लौटने के बाद घर में उदासी का माहौल था। ब्रजेश जी की सांसें चल रही थीं, पर कब तक कोई नहीं जानता था। रात के गहरे सन्नाटे में अनाया और वीर अपने कमरे में थे। कमरे की सजावट सामान्य थी। अनाया दुल्हन के भारी परिधान में एक कोने में बैठी रो रही थी। माँ बाप संतुष्ट थे, पर अनाया का दिल पूरी तरह से घायल हो गया था। अनाया रोते हुए जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। उसकी आवाज़ में दर्द था। कोई माता पिता अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक मजबूर, बीमार आदमी की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए मुझे एक भिखारी से शादी करनी पड़ी। वीर, जो दीवार की ओर मुंह करके खड़ा था, पलट गया। उसके चेहरे पर सादगी थी, पर आंखों में कोई भीख नहीं। वीर, मैंने कहा था अनाया, यह सिर्फ एक समझौता है, तुम्हारे पिता की खुशी के लिए। अनाया आंसू पोंछकर, खुशी? मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। अब क्या चाहते हो? अपनी पत्नी के अधिकार जताना, मेरी मजबूरी का फायदा उठाना? वीर एक गहरी सांस लेकर, शांति से, मैं तुम्हें कभी नहीं छूऊंगा। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा सम्मान, सब तुम्हारा है। यह रिश्ता सिर्फ तुम्हारे पिता के सामने निभाना है। वह चुपचाप कमरे के एक कोने में चादर बिछाता है। अनाया हैरानी से, यह क्या कर रहे हो? वीर, यही हमारी शादी की शर्त है। ये बिस्तर तुम्हारा है, मैं यहीं सोऊंगा। अनाया मन ही मन, यह कैसा आदमी है? एक भिखारी जिसके पास कुछ नहीं, फिर भी इतना सम्मान। जिस विक्की के पास सब कुछ था, उसने मेरे सम्मान को पैरों तले रौंद दिया। पूरी रात अनाया नहीं सो पाई थी। उसने वीर को देखते हुए रात बिताई थी। वह चुपचाप बिना करवट बदले जमीन पर सो रहा था। पहली बार अनाया के मन में नफरत की जगह एक अजीब सा संदेह जन्म ले रहा था। कुछ दिन बीत गए। घर में उदासी थी। वीर अपने सादे कपड़े में
सुबह शाम ब्रजेश जी की देखभाल में लगा रहता। गायत्री जी उसकी सेवा देखकर खुश थी। अनाया अब भी उसे पूरी तरह से अनदेखा करती थी। एक सुबह अनाया उठी। उसने देखा बाथरूम का दरवाज़ा हल्का सा खुला था। वह आंखें मलती हुई उठी और पानी पीने के लिए आगे बढ़ी। तभी वीर बाथरूम से बाहर आया। उसने जल्दबाजी में केवल टॉवल लपेट रखी थी। अनाया की नज़र उस पर पड़ी। उसकी धड़कन तेज हो गई। अनाया स्वयं से फुसफुसाते हुए, यह क्या है? वीर का शरीर मजबूत था। उसके कंधे चौड़े थे। कोई भिखारी ऐसा नहीं दिखता। और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात, उसके पेट पर किसी फिल्म स्टार की तरह तरासे हुए शानदार सिक्स पैक एब्स। अनाया आंसू भूलकर स्तंभता से, यह क्या राज है? वीर अनाया को घूरते हुए देखकर तुरंत शर्ट उठाकर पहनता है। वीर क्या हुआ? अनाया तेजी से पलटते हुए अपनी धड़कन को नियंत्रण करने की कोशिश करती है। कुछ नहीं। अनाया कमरे से बाहर भागी। उसके दिमाग में तूफान था। अनाया का मन, यह आदमी भिखारी नहीं है। यह झूठ बोल रहा है। कोई भिखारी इतना स्वस्थ, इतना साफ और ऐसा शरीर नहीं रख सकता। यह कौन है? यह किसी बदले की आग है या मेरे पिता के अतीत का कोई राज, नफरत? सब संदेह में बदल चुकी थी। अनाया को पता चल चुका था कि जिसे वह भिखारी समझ रही थी वह कोई और है और उसके इस झूठ के पीछे एक भयानक कहानी छुपी थी। अयाना ने मन ही मन ठान लिया था, उसे यह राज जानना था। उस दिन वीर घर से निकला। अनाया मन ही मन, आज मैं पता लगा कर रहूंगी कि तुम कौन हो वीर। वह चुपचाप अपनी पुरानी स्कूटी पर वीर का पीछा करने लगी थी। वीर ने गलियों का रास्ता लिया। उसकी चाल में एक तेजी थी, एक आत्मविश्वास जो किसी भिखारी में नहीं हो सकता। वीर एक विशाल चमकती इमारत के सामने रुका। इमारत के बोर्ड पर लिखा था बीके कैप्सन। अनाया स्कूटी रोक कर फुसफुसाते हुए, बीके कैप्सन, यह शहर की सबसे बड़ी कंपनी है। अनाया ने देखा बाहर खड़ा सुरक्षा गार्ड वीर को देखकर सीधा खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर सलाम किया था। वीर अंदर चला गया। अनाया हिम्मत करके अंदर गई और लिफ्टमैन से पूछा, अनाया, वह जो अभी अंदर गए हैं कौन है? लिफ्टमैन आश्चर्य से, आप वीर सर की बात कर रही हैं? बीके कैप्सन के मालिक हैं और आज जल्दी आए हैं। अनाया के हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। उसके कानों में सिर्फ 3 शब्द गूंज रहे थे, कैप्सन के मालिक। अनाया का मन, जिस आदमी को मैंने थप्पड़ मारा, जिसकी गरीबी पर दया की, वो शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है। यह क्या नाटक है? क्यों यह झूठी शादी? क्यों? वह तेजी से घर की ओर भागी। उसे अब अपने पति से नहीं बल्कि अपने पिता से जवाब चाहिए था, क्योंकि उसे यकीन था उन्हें सब पता होगा। अनाया तूफान की तरह घर में दाखिल हुई। उसके चेहरे पर अब रोष नहीं बल्कि गहरा विश्वासघात और दर्द था। ब्रजेश जी अपने कमरे में थे। उनकी सांसें धीमी थीं। गायत्री जी पास बैठी उन्हें सहारा दे रही थी। अनाया सीधे पिता के बिस्तर के पास गई। अनाया आंसू भरी पर दृढ़ आवाज में, पापा, मुझे आपसे जवाब चाहिए। गायत्री घबराकर, अनाया, पापा की तबीयत। अनाया गायत्री को अनदेखा करते हुए अपनी आवाज़ को दबाकर, आप मुझे बताइए पापा, जिसे आप भिखारी कहते हैं वह कौन है? वीर कपूर, बीके कैप्सन का मालिक। क्या आप सब जानते थे, हाँ या नहीं? ब्रजेश जी ने आंखें खोली। उनकी आंखों में थकान थी पर साथ ही गहरा प्रेम और पश्चाताप भी था। गायत्री जी सहम कर खड़ी हो गईं। ब्रजेश कांपते हुए बहुत धीमी आवाज में, हाँ बेटी, मैं जानता था। अनाया घुटनों के बल बैठ गई। उनका हाथ पकड़कर दर्द से, क्यों पापा, क्यों मेरी शादी एक झूठे इंसान से करवाई? ब्रजेश खांसते हुए, हर शब्द कठिनाई से बाहर आता था। बैठो अनाया, यह एक कहानी है। वीर वह मेरा बेटा है, खून का नहीं दिल का। मैंने उसे सड़क से उठाया था। मैंने उसे पढ़ाया लिखाया, सबसे छिपाकर। ब्रजेश, उनकी आंखों से एक आंसू टपका। जब मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है
तो वीर मुझसे मिलने आया। अब वह शहर का सबसे बड़ा आदमी बन चुका था, पर मेरे लिए वही बच्चा था। उसने मेरी आंखों में तुम्हारी चिंता देखी और मैंने उसे विक्की की सच्चाई बताई। अनाया स्तंभ। विक्की की सच्चाई? ब्रजेश: हाँ, विक्की बड़े घर का बिगड़ा हुआ लड़का था। मुझे पता था कि वह तुम्हें अपने झूठे जाल में फंसा रहा है, पर तुम नहीं मानती थी। अगर मैं तुमसे कहता कि वीर एक अमीर आदमी है तो तुम शायद उस विक्की के धोखे के बाद भी दौलत देखकर हाँ कर देती। ब्रजेश सांस लेने के लिए रुकते हैं। वीर ने कहा, उसे दौलत से नहीं बल्कि एक भिखारी के अंदर की इंसानियत से प्यार होने दो। अगर वह मुझे मेरे भिखारी रूप में स्वीकार कर लेगी तो मैं जान जाऊंगा कि वह मेरे दोस्त की बेटी है जो सिर्फ दिल देखती है। ब्रजेश: उनकी सांसें तेज होने लगी थीं। मैंने उसे तुमसे शादी करने को कहा और शर्त रखी कि वह तब तक भिखारी का भेष नहीं छोड़ेगा जब तक मुझे यकीन न हो जाए कि तुम सुरक्षित हो और खुश हो। अनाया रोते हुए उनकी बात काटती है, मगर मैं खुश नहीं हूँ। मैं ब्रजेश मुस्कुराने की कोशिश करते हैं। बेटी, मैंने जो किया तुम्हारी सुरक्षा के लिए किया। अब मुझे चैन है। उनकी आवाज़ धीमी होती गई। उनके हाथ अनाया के हाथों से छूटने लगे। उनकी आंखें स्थिर हो गईं। उनकी सांसें रुक गईं। अनाया दर्द भरी चीख, पिताजी! गायत्री चीखते हुए, जी क्या हुआ? उस कमरे में एक पल में ही सब खत्म हो गया। ब्रजेश त्रिपाठी अपनी बेटी को एक सुरक्षित हाथों में सौंपते हुए सारे राज के साथ दुनिया को अलविदा कह गए। अनाया के दिल दोहरे दर्द से फट रहा था। पिता की मृत्यु और एक भयानक झूठ की सच्चाई। पिता के अंतिम संस्कार के 2 दिन बाद घर में मातम पसरा था। वीर अपने शादी कपड़ों में चुपचाप सारी रस्में पूरी कर रहा था। अनाया ने इन 2 दिनों में उससे कोई बात नहीं की थी। शाम को घर में कुछ मेहमान बचे थे। गायत्री जी आंसू पोंछते हुए अनाया के पास आई। गायत्री दुखी आवाज में, बेटी, अब तुम वीर को यह सब राज क्यों नहीं बता देती? उन्हें अपने पिता की मौत के बाद उनके असली रूप में रहने का हक है। अनाया चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसने दरवाज़ा बंद किया। कुछ देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला। अंदर वीर आया। वह अब भी वही सादा भिखारी कपड़े पहने हुए था। अनाया ठंडी खाली आवाज़ में, अब क्यों आए हो? वीर शांत होकर, मैं जानता हूँ तुम्हें सब पता चल गया है। अनाया उठकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। हाँ, पता चल गया। आपको शर्म नहीं आई वीर कपूर? मेरे पिता की मजबूरी का फ़ायदा उठाया, मेरा प्यार टूटा तो आपने मुझे अपने नाटक में इस्तेमाल किया। वीर गंभीरता से, यह नाटक नहीं था अनाया, यह मेरे दोस्त की आखिरी इच्छा थी और तुम्हारी सुरक्षा। अनाया चीखकर, मेरी सुरक्षा? अगर आप सच में मेरी सुरक्षा चाहते तो भिखारी बनकर क्यों रहे? क्यों नहीं अपने अरबों खरबों की दौलत से पिताजी का इलाज कराया? वीर दर्द से, इलाज की कोई उम्मीद नहीं थी अनाया, और मैं अपनी शर्त तोड़कर तुम्हारे पिता की आंखों में असंतोष नहीं देखना चाहता था। वीर अचानक अपने मैले कपड़े उतारने लगता है। अनाया देखती रहती है। उसने कपड़ों के अंदर से एक सफ़ेद प्रेस की हुई शर्ट निकाली, एक महंगी घड़ी और एक चमकता हुआ आत्मविश्वास भरा व्यक्तिगत वीर। वह अपनी पुरानी टोपी उतारकर मेज पर रखता है। उसकी आंखों में अब दौलत की चमक थी, पर दिल का दर्द भी था। मेरे दोस्त, मेरे पिता समान व्यक्ति की इच्छा आज पूरी हुई। भिखारी वीर आज मर गया। वह अनाया की ओर देखता है। उसके चेहरे पर अब एक कठोर बिजनेसमैन वाली गंभीरता थी। वीर, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन अब यह रिश्ता झूठ नहीं रहेगा। मैं बीके कैप्सन का मालिक हूँ और तुम मेरी पत्नी हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दे सकता हूँ, पर प्यार नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए सिर्फ नफरत है। वीर ने मेज पर एक चेक बुक रखी। वीर, तुम्हें अगर मुझसे छुटकारा चाहिए तो तुम यह चेक भर सकती हो। बदले में मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तुम्हारी मर्जी। अनाया की आंखें चौड़ी हो गईं। उसके सामने अब सच खड़ा था, धोखे से भरा एक अमीर पति। नफरत और लालच के बीच एक भयानक जंग शुरू हो चुकी थी। अनाया अब एक मजबूर लड़की नहीं रही, बल्कि एक ऐसी पत्नी बन गई थी जिसे अपने बिखरे हुए सम्मान और पिता की आखिरी इच्छा के बीच चुनाव करना था। कमरे में अब केवल 2 ही लोग थे, एक दौलत और शक्ति का प्रतीक वीर कपूर और दूसरी
टूटी हुई सपनों और सम्मान के बोझ से दबी अनाया मेज पर रखी चेकबुक अनाया के भविष्य का फैसला थी। वीर शांत पर दृढ़ आवाज में, फैसला तुम्हारा है अनाया, तुम्हें इस बंधन से आज़ादी चाहिए तो यह चेक भर दो, मैं तुम्हें दुनिया के सबसे महंगे तलाक के कागजात दूंगा। अनाया वीर को देखती रही। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, केवल एक अजीब सी आग थी। वीर की आंखों में नफरत नहीं थी, पर पश्चाताप भी नहीं था, सिर्फ एक कठोर व्यावसायिक भाव था। अनाया का मन, विक्की ने मुझे गरीबी के लिए छोड़ा, इस आदमी ने मुझे भिखारी बनकर दया के बदले खरीदा, अब यह दौलत दिखाकर मुझे खरीदना चाहता है। क्या मेरा सम्मान बस एक चेक बुक का मोहताज है? अनाया धीरे से मेज की ओर बढ़ी। वीर ने सोचा वह चेक बुक उठा लेगी, लेकिन अनाया ने चेक बुक को नहीं छुआ। अनाया चेक बुक को धकेलते हुए कठोरता से, आप सोचते हैं वीर कपूर कि मैं हर रिश्ता दौलत से खरीद सकता हूँ? जिस विक्की ने मुझे गरीबी के लिए छोड़ा, उसी ने मुझे सिखाया कि दौलत से ज़्यादा आत्मसम्मान ज़रूरी है। वीर हैरान, तो तुम क्या चाहती हो? अनाया आवाज़ में दृढ़ता थी जिसे उसने अपने पिता से पाया था। मेरे पिता ने अपनी आखिरी सांस तक एक झूठ निभाया ताकि मैं सुरक्षित रह सकूं। मैं उनकी आखिरी इच्छा को एक कोरे चेक के बदले नहीं बेचूंगी। अनाया अपनी मांग पर सजे सिंदूर को छूती है। अनाया, यह सिंदूर किराए का जरूर है, पर मेरे पिता की आंखों के सामने पहना गया था। मैं आपकी पत्नी हूँ वीर कपूर, तलाक मैं तब तक नहीं लूँगी जब तक आप खुद मेरे पिता की आत्मा के सामने यह न स्वीकार करें कि आपने उनका अपमान किया। वीर गंभीर होकर, मैं तुम्हारे पिता का सम्मान करता था, मैं उनके सामने कभी झूठ नहीं बोलता। अनाया आवाज़ ऊंची होती है, झूठ बोला आपने भिखारी बनकर, और अब तक आप भिखारी बनकर इस घर में रहेंगे जब तक आप इस घर के दामाद हैं। लेकिन अब अनाया ने एक गहरी सांस ली और कमरे की तरफ इशारा किया। अनाया, अब आप अपने असली रूप में यहाँ रहेंगे, वीर कपूर बनकर, बीके कैप्सन के मालिक बनकर। मगर एक बात याद रखना, यह समझौता अब भी कायम है। आप मेरे पति हैं, सिर्फ दुनिया के सामने। इस कमरे में आप वही अजनबी रहेंगे जो पहले थे। वीर देखता रहा। उसके चेहरे पर पहली बार अनाया के लिए आश्चर्य और सम्मान का भाव आया। उसने उस चेकबुक को बंद किया। वीर धीरे से, ठीक है अनाया, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे पिता की आखिरी इच्छा को निभाऊंगा, मगर मैं यहाँ बिजनेसमैन बनकर रहूँगा और तुम इस घर की मालकिन बनोगी। अगले दिन सुबह सुबह घर में चहल पहल थी। वीर कपूर अब महंगे सूट और पॉलिश किए जूतों में घर के हॉल में खड़ा था। उसका आत्मविश्वास और दबदबा पूरे घर में महसूस हो रहा था। गायत्री जी डर और खुशी के मिले जुले भाव से उसे देख रही थीं। वीर गायत्री जी से, माता जी, आज से आप यह घर का खर्च सब मेरी जिम्मेदारी है। आपके घर का खर्च सब मेरी जिम्मेदारी है, आप किसी बात की चिंता ना करें। गायत्री हकलाते हुए, बेटा तुम इतने बड़े आदमी हो, हमें वीर मुस्कुराने की कोशिश करता है। माँ, मैं अब भी आपका बेटा हूँ, बस थोड़े अच्छे कपड़े पहनने लगा हूँ। तभी अनाया हॉल में आई। उसने एक सादी पर सलीके से पहनी हुई साड़ी पहनी थी। वह अब डरपोक लड़की नहीं थी, बल्कि घर की मालकिन के आत्मविश्वास से भरी थी। अनाया वीर की ओर देखकर कठोर आवाज में, वीर कपूर, इस घर को चलाने के लिए आपकी दौलत नहीं बल्कि जिम्मेदारी चाहिए। मेरी माँ इस घर की गृहिणी है और मैं आपकी पत्नी हूँ। इस घर का हर फैसला हम दोनों मिलकर लेंगे। वीर अनाया की ओर देखता है, चुनौती स्वीकार करता है। बिल्कुल मिसेस कपूर। वीर अपने असिस्टेंट मोहन को फ़ोन करता है। वीर फ़ोन पर, मोहन, मेरी मीटिंग्स आज से घर में ही होंगी, और हाँ, आज मिसेस कपूर को शहर के सबसे अच्छे बैंक में ले जाना। उन्हें बीके कैप्सन के सारे अकाउंट और फंड्स की पूरी जानकारी होनी चाहिए। अनाया चौंक जाती है। उसे अंदाज़ा नहीं था कि वीर उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी देगा। वीर ने न सिर्फ उसकी चुनौती स्वीकार की थी, बल्कि उसे और भी ऊंचा उठा दिया था। अनाया का मन, यह आदमी सिर्फ दौलत से नहीं, दिमाग से भी खेलता है। यह मुझे डराना नहीं बल्कि खरीदना चाहता है, पर मैं हार नहीं मानूंगी। रात का सन्नाटा, बंद दरवाजे के पीछे की रात को अनाया और वीर फिर उसी कमरे में थे। अब कमरा भरा हुआ था। वीर के महंगे कपड़े, फ़ोन, लैपटॉप सब एक अमीर आदमी की निशानी थे। अनाया बिस्तर पर थी। वीर अपने सोफे पर बैठ गया था। अनाया धीरे से, आप क्या चाहते हैं वीर कपूर? आपने मुझे जिम्मेदारी दे दी, दौलत दे दी, अब क्या वीर?
वीर लैपटॉप से नज़र हटाते हुए, मैं वही चाहता हूँ अनाया जो तुम्हारे पिता चाहते थे, तुम्हारी सुरक्षा। तुम मेरी पत्नी हो, बीके कैप्सन की मालकिन। कोई बिक्की तुम्हें अब धोखा देने की हिम्मत नहीं करेगा अनाया। और इस सब के बदले वीर लैपटॉप बंद करके उसकी आंखों में देखता है, फिर 1 साल तुम मेरी पत्नी बनकर रहो, लोगों को यकीन दिलाओ कि हम एक साथ हैं, फिर मैं तुम्हें तलाक दूंगा बिना किसी शर्त के, और यह दौलत, यह सब तुम्हारा होगा। अनाया उसकी ओर देखती है, और 1 साल तक हम ऐसे ही रहेंगे अजनबी बनकर। वीर गहरी सांस लेता है, हाँ, क्योंकि मेरा दिल जानता है कि मैं तुमसे प्यार करने का हकदार नहीं हूँ, और तुम्हारा दिल जानता है कि तुम मुझसे नफरत करती हो। कमरे में फिर से वही सन्नाटा छा गया। अब दोनों एक ही छत के नीचे थे, पर उनके बीच दौलत की नहीं बल्कि नफरत, झूठ और एक अजीब से सम्मान की दीवार खड़ी थी। किराए का सिंदूर अब एक मजबूत समझौता नहीं बल्कि 1 साल की समय सीमा का व्यावसायिक रिश्ता बन चुका था। अनाया की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। जो लड़की कल तक अपनी माँ के साथ घर का खर्च चलाती थी, आज वह बी के कैप्सन के बोर्ड रूम में बैठती थी। शुरुआत में कैप्सन के मैनेजरों ने उसे भिखारी की पत्नी और मिडिल क्लास की लड़की समझकर हल्के में लिया। एक दिन बोर्ड मीटिंग चल रही थी। एक वरिष्ठ मैनेजर सक्सेना जानबूझकर एक फाइल में गलत आंकड़े पेश कर रहा था ताकि वह अनाया को मूर्ख बना सके। सक्सेना अनाया को समझाते हुए उपहास भरी मुस्कान के साथ, मैडम, आप नया प्रोजेक्ट नहीं समझ पाएंगी, यह फाइनेंस का काम है। अनाया शांत और गंभीर, मिस्टर सक्सेना, आप गलत हैं। उसने फाइल आगे खिसकाई। आप जो 50 मिलियन का प्रॉफिट दिखा रहे हैं वह दरअसल 35 मिलियन का है। आपने कस्टम ड्यूटी का 15% मार्जिन हटा दिया है जो प्रोजेक्ट की लागत में शामिल होना चाहिए। सक्सेना का चेहरा उतर गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। अनाया चेयरमैन की तरफ अपनी कुर्सी पर आराम से बैठी। आप मुझे मिडिल क्लास की लड़की कह सकते हैं, पर मिडिल क्लास की लड़कियां एक एक पैसे का हिसाब रखती हैं, और मुझे लगता है कि बी के कैप्सन को हिसाब रखने वाले ईमानदार मैनेजरों की ज़रूरत है। सक्सेना को उसी दिन नौकरी से निकाल दिया गया। यह घटना पूरे कैप्सन में फैल गई। लोगों को समझ आ गया कि अनाया अब सिर्फ वीर की पत्नी नहीं बल्कि एक शक्तिशाली मालकिन है। अनाया का मन, वीर कपूर, तुमने मुझे दौलत दी, पर इस दौलत को इस्तेमाल करना मैंने अपने पिता से सीखा है। मैं तुम्हारी दया की मोहताज नहीं हूँ। वीर घर से अपने व्यापार को संभालता था। वह देखता था कि अनाया सुबह से देर तक फाइलों में उलझी रहती, शाम को थकी हारी लौटती और रात को फिर से काम में लग जाती। वह उसे हर सुख सुविधा देता था, ड्राइवर, सुरक्षा, नौकर, पर उन दोनों के बीच एक अनकही दीवार हमेशा कायम रहती थी। एक रात वीर बालकनी में खड़ा था। उसने अनाया को देखा जो अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी। उसकी आंखें थकी हुई थीं पर आत्मविश्वास से भरी थी। वीर का मन, वह कितनी मजबूत है। मैंने उसे दौलत दी पर उसने दौलत को अपनी ताकत बना दिया। वह मुझसे नफरत करती है पर अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से निभा रही है, ठीक वैसे ही जैसे वह अपने पिता के लिए निभाती थी। तभी वीर को याद आया कि वह भिखारी बनकर क्यों रहता था। वीर का मन, मैं उस दिन मंदिर में क्यों रुका था। वह थप्पड़, उस थप्पड़ में गुस्सा नहीं था, आत्मसम्मान था। उस दिन मैंने जाना कि अनाया बिक्की जैसे नहीं, वह किसी की कीमत पर बिकेगी नहीं। वह मेरी दौलत नहीं, मेरा दिल चाहती है। उसे लगा उसने अनाया को अपनी दौलत की बेड़ियों में जकड़ लिया है। वीर अनाया के पास आकर पहली बार संकोच से, अनाया, तुम्हें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस नाम की मालकिन हो। अनाया, बिना देखे मैं कोई चीज़ नहीं हूँ वीर कपूर जिसे आप नाम के लिए रखेंगे। मैं इस कैप्सन की जिम्मेदारी निभा रही हूँ। मेरे पिता ने मुझे सिखाया है कि कर्तव्य से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। वीर दर्द से, तुम मुझसे क्यों नफरत करती हो, सिर्फ उस झूठ के लिए। अनाया लैपटॉप बंद करके सीधे वीर की ओर आंखों में देखती है। मैं आपसे नफरत इसलिए करती हूँ क्योंकि आपने मेरे पिता की आखिरी इच्छा को एक समझौता बना दिया। आपने मुझे मेरी आंखों में अंधेरा होने दिया ताकि आप अपनी महानता साबित कर सकें। मेरे पास अब नफरत के सिवा कुछ नहीं है। अनाया अपनी कुर्सी से उठी और बिना वीर की ओर देखे बिस्तर पर चली गई। वीर चुपचाप सोफे पर बैठा रहा। वह आग उसी ने भड़काई थी। अगले दिन कैप्सन की ओर से एक भव्य पार्टी थी जिसे वीर ने आयोजित किया था। अनाया एक शानदार साड़ी में वीर के साथ खड़ी थी। दुनिया उन्हें एक परफेक्ट कपल की तरह देख रही थी। पार्टी में अनाया ने देखा कि बिक्की भी अपनी मंगेतर प्रिया के साथ आया है।
विक्की उपहास से, मिसेस कपूर क्या बात है, भिखारी के साथ शादी करके तो आप रानी बन गई, क्या किस्मत है। अनाया आंखों में ठंडी चमक, विक्की तुम गलत हो, मैं भिखारी से शादी करके रानी नहीं बनी हूँ, मैंने रानी बनने के लिए तुम्हारा साथ छोड़ा। विक्की हंसता है, क्या। अनाया धीरे से पर दृढ़ता से, मैंने भिखारी में ईमानदारी देखी जो तुम में नहीं थी, मैंने भिखारी में सुरक्षा देखी जो तुम्हारे झूठ में नहीं थी, और अब मैं उस भिखारी की दौलत की मालकिन हूँ, और तुम अब भी किसी और की दौलत के सहारे खड़े हो। विक्की शर्मिंदा होकर पीछे हट जाता है। तभी वीर अनाया के पास आया। उसने अनाया के कंधे पर हाथ रखा। यह सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए नहीं था, पर अनाया को उसका स्पर्श अजनबी नहीं लगा। वीर उसके कान में फुसफुसाते हुए, तुम कमाल हो अनाया। अनाया धीरे से, लोगों को दिखाना मेरी जिम्मेदारी है वीर कपूर। अनाया ने देखा पार्टी में सभी उसकी जोड़ी की तारीफ कर रहे थे। किसी को यह नहीं पता था कि ये दोनों एक ही कमरे में दो अजनबियों की तरह रहते हैं। अनाया का मन, 1 साल, बस 1 साल, और फिर इस किराए के सिंदूर को अपनी मांग से हटा दूंगी और अपनी ज़िंदगी खुद जीऊंगी। लेकिन वीर का अजनबी स्पर्श उस रात अनाया को देर तक बेचैन करता रहा। क्या यह सिर्फ नफरत थी या कुछ और, जो धीरे धीरे इस किराए के रिश्ते में जन्म ले रहा था। अनाया और वीर के रिश्ते को अब लगभग 6 महीने बीत चुके थे। अनाया ने बीके कैप्सन के सभी फैसलों को संभाल लिया था और वीर ने भी एक समर्पित पति का रोल बखूबी निभाया था, पर कमरे में सन्नाटा अब भी बरकरार था। एक तूफानी रात थी, बाहर जोरदार बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी। अनाया अपने बिस्तर पर लेटी थी, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वह बचपन से ही तेज गड़गड़ाहट से डरती थी। हर बिजली की कड़क के साथ वह अनजाने में सिकुड़ जाती थी। वीर सोफे पर सोया हुआ था। अनाया डर के मारे फुसफुसाते हुए खुद से, कितनी जोर से। ओ, अनाया की आंखें बंद थीं। वह अपने कान बंद करने की कोशिश कर रही थी। तभी एक बहुत जोरदार गड़गड़ाहट हुई और घर की बिजली चली गई। कमरे में गहरा भयानक अंधेरा छा गया। अनाया डर के मारे एक चीख मारकर उठ बैठी। वह भूल गई थी कि वह अकेली नहीं है। अनाया कांपते हुए, रोशनी प्लीज। वीर जो अंधेरे में तुरंत उठ गया था, उसे चीखते हुए सुनता है। वह तुरंत बेड के पास आता है। वीर धीमी चिंता भरी आवाज में, अनाया क्या हुआ, डर गई। अनाया लगभग रोते हुए, हाँ, अंधेरे से और गड़गड़ाहट से, प्लीज लाइट जलाइए। वीर उसका हाथ थामता है। पहली बार बिना किसी औपचारिक दूरी के। इन्वर्टर ऑन होने में समय लगेगा, घबराओ मत, मैं हूँ यहाँ। वीर का स्पर्श पहली बार अजनबी नहीं लगा। उसके हाथ की गर्माहट और आवाज़ की स्थिरता ने अनाया के डर को थोड़ा कम किया। वीर उसके पास बैठते हुए, क्या मैं पास बैठ सकता हूँ, सिर्फ तब तक जब तक लाइट नहीं आ जाती। अनाया आंसू पोंछते हुए, हाँ। वीर चुपचाप उसके पास बैठ जाता है। दोनों अंधेरे में थे, पर उनके बीच 6 महीने की दूरी टूट गई थी। अनाया को वीर के कपड़ों से एक हल्की सुकून देने वाली खुशबू आ रही थी। वीर हल्के से, मेरे दादाजी भी अंधेरे से डरते थे, मैं उनसे कहता था। वह एक पुरानी कहानी सुनाने लगता है। उसकी आवाज़ बहुत कोमल थी कि जब बिजली कड़कती है तो इसका मतलब है कि आसमान के बादल आपस में बात कर रहे हैं। वे बहस कर रहे हैं कि किसे सबसे पहले तुम्हारी खिड़की पर बारिश भेजनी है। अनाया अनजाने में मुस्कुरा देती है। अनाया धीरे से, आप झूठ बोल रहे हैं। वीर हंसता है, शायद, पर अंधेरे में झूठ और सच दोनों अच्छे लगते हैं। अचानक इन्वर्टर ऑन होता है और कमरे में रोशनी फैल जाती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। वीर का हाथ अनाया के हाथ पर था। दोनों जल्दी से हाथ हटाते हैं, लेकिन उस क्षण की नज़दीकी ने उन दोनों के बीच एक अनकही भावना जगा दी थी। अनाया वीर से आंखें मिलाने से कतरा रही थी। उसे महसूस हुआ कि कल रात का स्पर्श सिर्फ डर नहीं था, बल्कि कुछ और था जिसकी गहराई उसे हैरान कर रही थी। वह खुद को शांत करने के लिए वीर की स्टडी रूम में गई। उसने देखा कि वीर एक पुरानी धूल भरी डायरी पढ़ रहा था। वीर ने जल्दी से डायरी बंद की। अनाया, आप क्या पढ़ रहे थे। वीर हकलाते हुए, कुछ नहीं, पुराना सामान था। अनाया नज़दीक आकर, नहीं, वह आपकी डायरी थी। वीर गंभीरता से, अनाया, यह मेरी निजी चीज़ है। अनाया आंखों में देखती है, मेरे पिता के झूठ का राज खुल चुका है, आपकी 6 पैक का राज खुल चुका है। अब आपकी डायरी में क्या राज छिपा है। वीर हार मानकर डायरी उसकी ओर बढ़ाता है। तुम इसे पढ़ सकती हो, शायद तुम्हें पता चल जाए कि मैं तुमसे इतना दूर क्यों रहता हूँ।
अनाया डायरी खोलती है। वह डायरी वीर के अनाथ बचपन, ब्रजेश जी के साथ बिताए गए समय की और फिर उसके अचानक अमीर बनने के बाद के खालीपन के बारे में थी। आखिरी पन्ने पर उसने अनाया के बारे में लिखा था। डायरी का आखिरी पन्ना, वह नफरत करती है मुझसे, पर मैं जानता हूँ वह सबसे सच्ची इंसान है जिससे आज तक मिला नहीं हूँ। मैं उसके पास इसलिए नहीं जाता क्योंकि मुझे डर है कि अगर मैंने उसे छुआ तो मैं उसे अपनी दौलत से नहीं बल्कि अपने प्यार से भी खरीदना चाहूँगा, और मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं उसे उसके सम्मान से ज़्यादा प्यार नहीं दे सकता। अनाया के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों में अब नफरत नहीं बल्कि गहरा दर्द था। उसने समझा कि वीर उसे धोखा नहीं दे रहा था बल्कि खुद से दूर रख रहा था क्योंकि वह खुद को उसके लायक नहीं मानता था। अनाया ने डायरी बंद की और वीर की ओर देखा। वीर की आंखों में अब कोई छल नहीं था, सिर्फ डर था। अनाया आवाज़ में नमी, आप सोचते हैं कि आप मुझे प्यार से खरीद लेंगे? वीर दर्द से, मैं नहीं जानता था। अनाया आगे बढ़ती है। मुझे पता है कि आप मुझे धोखा नहीं दे रहे हैं बल्कि खुद को सजा दे रहे थे। वीर पीछे हटते हुए, अनाया हमारा समझौता। अनाया पहली बार उसने अपनी इच्छा से वीर का हाथ थामा। समझौता खत्म हो गया। वीर का हाथ अनाया के स्पर्श से कांप गया। उसने अनाया की ओर देखा। उसकी आंखों में सवाल था। अनाया, मेरे पिता ने अपनी आखिरी सांस तक यही सोचा था कि मैं सुरक्षित रहूं, और मैं सुरक्षित हूं, पर उन्होंने मुझे यह नहीं सिखाया कि नफरत में जीना सही है। अनाया ने वीर को धीरे से अपनी ओर खींचा। नफरत की दीवार टूट गई थी। पहली बार उनके इस किराए के रिश्ते में एक सच्चा रिश्ता जन्म ले रहा था। वीर फुसफुसाते हुए, अनाया उसे देखते हुए, मैं आपसे प्यार नहीं करती वीर अभी, पर मैं आपको जानना चाहती हूँ। उस भिखारी को नहीं, और ना ही बी के कैप्शन के मालिक को, बल्कि उस आदमी को जो अंधेरे में मेरे पास आया था। वीर और अनाया की नज़दीकी बढ़ी। उनके होंठों के बीच की दूरी खत्म हुई। नफरत की जगह एक नया सच्चा और अनकहा प्यार जन्म ले रहा था। किराए का सिंदूर अब दोनों के लिए एक सच्चाई बनता जा रहा था। आज अनाया की धड़कनें तेज थीं क्योंकि आज उसकी सुहागरात थी, जो मजबूरी में नहीं बल्कि सच्चे एहसास के साथ आई थी। अनाया फुसफुसाते हुए, आप मुझे प्यार से खरीद नहीं सकते वीर उसी तरह फुसफुसाते हुए, और मैं तुम्हें बेचना भी नहीं चाहता अनाया, मैं बस तुम्हें जीतना चाहता हूँ, तुम्हारी नफरत को प्यार से जीतकर। वीर ने अनाया के कंधे पर हाथ रखा। उसका स्पर्श अब कोमल था। उसमें सम्मान और चाहत दोनों थी। वीर, अनाया, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। तुम्हारे पिता ने मुझ पर जो भरोसा किया था, मैं उसे कभी नहीं तोड़ूंगा। वीर धीरे से अनाया को बिस्तर पर बैठाता है। वह उसके बगल में बैठ जाता है, उससे थोड़ा दूर। वीर, मैं जानता हूँ कि तुम अभी भी डरी हुई हो कि मैं भी विक्की की तरह बनूंगा, पर मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ, इस रिश्ते में तुम्हारा हर नहीं, मेरा सम्मान होगा। अनाया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यह दुख के नहीं बल्कि उस सम्मान के थे जो वीर उसे दे रहा था। अनाया आंसू पोंछते हुए, मुझे पता है कि आप मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। वह धीरे से वीर का हाथ अपने हाथ में लेती है। मुझे अब आप पर भरोसा है वीर। अनाया की आंखों में देखती है। उसका डर खत्म हो चुका था। वह पहली बार अपने पति को पूरी तरह से स्वीकार कर रही थी। अनाया धीरे से वीर की ओर झुकती है और उसके होंठों पर अपना माथा रख देती है। यह एक मासूम पर गहरी प्रेम की अभिव्यक्ति थी। वीर ने प्यार से अनाया का चेहरा अपने हाथों में लिया। वीर प्यार से, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए अनाया, मैं तुम्हें दूंगा। अनाया मुस्कुराते हुए, मुझे बस आपका साथ और आपका प्यार चाहिए, जिसमें मैं खुद को पूरी तरह डुबो सकूं। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वीर की उंगलियां अनाया के होंठों पर घूम रही थीं। वीर उसी सम्मान के साथ अनाया के माथे पर, जहां सिंदूर भरा था, एक हल्का चुंबन करता है। यह चुंबन किराए का नहीं बल्कि सच्चे प्रेम का था। कमरे की रोशनी धीमी हो गई। नफरत की दीवार पूरी तरह से गिर चुकी थी। दो अजनबियों ने एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में पहली बार दिल से स्वीकार किया। बगल के कमरे में गायत्री जी आराम से सो रही थी। उन्हें सुकून था कि उनकी बेटी अब पूरी तरह से सुरक्षित है। वीर ने अपना कर्तव्य और प्यार दोनों को सम्मान के साथ निभाया था। कमरे में सूरज की सुनहरी किरणें थीं। अनाया और वीर एक दूसरे के पास गहरी शांति से सोए हुए थे। उनके चेहरे पर अब कोई डर या नफरत नहीं थी, केवल सच्चा सुकून था। अनाया की आंख खुली। उसने वीर को अपने पास पाया, जो उसे ऐसे अपनी बाहों में जकड़े हुए था। यह एहसास अद्भुत था। कोई समझौता न कोई मजबूरी, सिर्फ बस अटूट प्रेम था। वीर भी जागा। उसने प्यार से अनाया के माथे को चूमा।
वीर मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग मिसेस कपूर, अनाया प्यार से गुड मॉर्निंग मिस्टर कपूर। उन्होंने एक दूसरे को देखा। उनकी सुहाग रात जो एक समझौते से शुरू हुई थी, एक अटूट विश्वास और प्रेम पर खत्म हुई थी। उसी दिन वीर ने अपनी माँ गायत्री जी को अपनी असली कहानी, अपने अनाथ बचपन और ब्रजेश जी के साथ अपने रिश्ते के बारे में सब कुछ बताया। गायत्री जी की आंखों में आंसू आ गए, पर वे वीर को गले लगाकर बोली कि वह सचमुच ब्रजेश जी का बेटा है। समय तेजी से आगे बढ़ा। 1 साल पूरा हो चुका था। आयाना ने बी के कैप्शन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था और वीर ने उसे हर कदम पर साथ दिया था। उसका रिश्ता सिर्फ एक दूसरे के प्रति प्रेम का नहीं, बल्कि एक दूसरे के सम्मान और ताकत का भी था। एक शाम वीर ने अनाया को अपने पुराने सादे कपड़े दिखाए। वीर पुरस्कार 1 साल पूरा हो गया था। वीर मुस्कुराकर 1 साल पूरा हो गया था। अनाया, तुम्हें याद है हमारी शर्त? अनाया वीर के पास आकर, याद है, तलाक और पूरी दौलत। वीर, हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम कल अपने वकीलों से बात करो। अनाया उसे गले लगाती है। आप पागल हो गए हैं, मैं आपको तलाक क्यों दूंगी? वीर उसे दूर हटाकर गंभीर होता है, क्योंकि हमारा रिश्ता एक झूठ से शुरू हुआ था, एक किराए के सिंदूर से। अनाया उसकी आंखों में देखती है। यह झूठ मेरे पिता के लिए था। वीर, वह झूठ अब सच बन चुका है। मेरे लिए इस सिंदूर की कीमत आपके दिल से है, आपकी दौलत से नहीं। अनाया, वीर कपूर, मैं आपको तलाक तब दूंगी जब आप मुझे अपनी ज़िंदगी से बाहर कर देंगे, और मैं यह होने नहीं दूंगी। वीर ने उसे कसकर गले लगा लिया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अपने हाथों में लिए हुए कागजात को फाड़ दिया। वह तलाक के कागजात नहीं, बल्कि एक नया मैरिज कॉन्ट्रैक्ट था जो उसने अनाया के नाम पर साइन करने के लिए बनाया था। अनाया ने उसे प्यार से देखा। अनाया ने जीवन में सबसे बड़ी खुशी दस्तक दे चुकी थी। वह माँ बनने वाली थी। जब वीर को यह पता चला तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने अनाया को किसी रानी की तरह रखा। गायत्री जी भी बहुत खुश थी। इस बच्चे के आने से ब्रजेश जी की आखिरी इच्छा पूरी तरह से पूरी होने जा रही थी। अनाया वीर से, आपको क्या चाहिए, बेटा या बेटी? वीर अनाया का हाथ थामकर, मुझे बस तुम चाहिए, अनाया, और हमारा बच्चा। अस्पताल में अनाया ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। बच्चा अपने पिता की तरह तेज और अपनी माँ की तरह शांत था। अनाया बच्चे को वीर की ओर बढ़ाते हुए, आपका बेटा है। वीर बच्चे को प्यार से देखता है। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। यह हमारी प्रेम कहानी का सच है अनाया। दोनों ने तय किया कि वे अपने बच्चे का नाम अपने दोनों के नाम को मिलाकर रखेंगे, ताकि वह हमेशा उनके प्यार की निशानी रहे। अनाया और वीर, हम इसका नाम रखेंगे वीरांश। वीरांश का अर्थ था वीर का अंश। यह बच्चा उस किराए के सिंदूर की कहानी का सबसे सच्चा और सबसे खूबसूरत अध्याय था। अनाया ने अपने जीवन में धोखा देखा, पर अंत में उसे एक ऐसा प्रेम मिला जो दौलत, झूठ और समझौते की हर दीवार को तोड़कर सच्चा और अटूट बन गया था। वीर और अनाया की जिंदगी वीरांश के साथ अब हमेशा के लिए खुशहाल और संपूर्ण थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई रोमांटिक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।